हेलो एवरीवन। तो इस नए ड्रामे में हमारी फीमेल लीड का नाम है मोमो। और मोमो की इस टाइम पर अपनी मॉम के साथ लड़ाई हो रही थी। उसकी मॉम चाहती थी कि वो उनके न्यू हस्बैंड के साथ उन्हें यही घर में शिफ्ट हो जाए, लेकिन मोमो का कहना था कि ये मेरे पिता नहीं है और ना ही मेरी फैमिली। आपको अपनी नई जिंदगी मुबारक हो, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहना पसंद करूंगी। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम जिन जाओ और अपने डैड को तलाश करने की कोशिश में हो तो ये जान लो कि वो तुम्हारा रियल ब्रदर नहीं है। तुम दोनों के बीच कोई ब्लड का रिश्ता नहीं था, वो अडॉप्टेड था। ये सुनते ही मोमो को एक शॉक लगता है, लेकिन फिर भी उसने फैसला किया था कि वो उन्हें जरूर तलाश करेगी। उसे पता चला था कि वो थाईलैंड में है, तो वो चाइना से थाईलैंड का टिकट बुक करती है और उन्हीं की तलाश में निकल जाती है। यहाँ पर उसे फ्लैशबैक भी आ रहा था। वो और जिन जाओ दोनों इकट्ठे बचपन में बड़े हुए थे। उसे पता भी नहीं था कि इसका अडॉप्टेड भाई है, रियल ब्रदर नहीं। उनकी लाइफ परफेक्ट जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी मॉम और डैड की डिवोर्स हो गई और फैमिली भी टूट गई। मोमो को उसकी मॉम अपने साथ ले गई, जबकि जिन जाओ को डैड। और अब वो काफी सालों से एक दूसरे से अलग ही हो चुके थे। एक दूसरे की कोई खबर नहीं थी। वो बार बार सोचती थी कि वो बड़ा होकर कैसा बना होगा, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और मोमो को भी अपनी पढ़ाई पर और राइटिंग पर फोकस करने को बोलता था। लेकिन इसके साथ ही हमें जिन जाओ को दिखाते हैं, वो इस सब से बिल्कुल ऑपोजिट था। उसकी लाइफ बहुत रफ रही थी। वो अंडरवर्ल्ड में एक फाइटर था और रेसिंग भी किया करता था। पैसे कमाने की खातिर वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया करता था। आज भी वो जैसे ही एक फाइट से फारिग होता है तो उसे पता चलता है अपने डैड के थ्रू, जो कि बिल्कुल ड्रंक थे और उससे कह रहे थे कि मैं तो जा नहीं सकता, तो मोमो को पिक करने के लिए तुम एयरपोर्ट जाओ, तुम्हारी मॉम की कॉल आई थी। अब मोमो एक्साइटेड सी बैंकॉक के एयरपोर्ट पर खड़ी हुई थी और सोच रही थी कि जिनजाओ कैसा दिखता होगा, मैं उससे कब मिलूंगी। लेकिन जैसे ही उसका जिनजाओ से आमना सामना होता है तो वो तो उसका गेटअप और उसकी कार देखकर हैरान रह जाती है। उसके फेस पर स्कार्स थे। लग रहा था कि वो किसी से ताजी ताजी अभी लड़ाई करके आया है। और इसके साथ ही उसकी गाड़ी सस्ती तो थी, लेकिन मॉडिफाइड थी, जिसे वो रेसिंग के लिए यूज करता था। वो इतने सालों बाद उससे मिली थी, लेकिन उसका ये हुलिया देखकर सारी एक्साइटमेंट हवा में उड़ जाती है। वो बार बार उसे घूरे जा रही थी और वो कह रहा था कि मेरे चेहरे पर ऐसा क्या है। वो उससे पूछती है कि तुमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली। वो बोलता है कब की कर ली, हाई स्कूल में ही ड्रॉप आउट हो चुका हूँ। बस एक के ऊपर दूसरा शौक लग गया था। और इसके साथ ही पास में एक हैवी बाइक पर लड़का आता है जो कि बिल्कुल आवारा सा लग रहा था। और वो जिनजाओ को ब्रांडी के नाम से बुलाता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है। और बस ये सब तो उसके लिए बहुत शॉकिंग था। वो सोचने लगती है कि तुम्हारे इस तरह के फ्रेंड्स हैं, तुम इस तरह की सोसाइटी में उठते बैठते हो। लेकिन फिर भी उसे जिनजाओ के साथ अपनापन फील होता था। वो उसके लिए एक ड्रिंक भी लेता है और ये स्ट्रॉबेरी की थी। उसे याद आता है कि वो दोनों इकट्ठे जाकर स्ट्रॉबेरी तोड़ा करते थे और आज भी जिनजाओ को ये बात याद थी कि स्ट्रॉबेरी उसकी फेवरेट है। अब बेचारी को एक और शौक लगता है। जिनके साथ वो रहने के लिए आ रही थी, वो लोग एक पुरानी सी बिल्डिंग में एक शेडी से अपार्टमेंट में रहते थे। और वहां पर पता नहीं 5वें 6वें माले तक पहुंचते पहुंचते बेचारी की सांस भी फूल जाती है। यहाँ वो आगे जाकर देखती है तो उसके डैड तो ड्रंक पड़े हुए थे। उनका दिन रात यही काम था और जिनजाओ ही घर का गुजारा चलाता था। यहाँ पर उनकी वाइफ भी थी, जो कि उन्होंने थाईलैंड में नई शादी की थी। और अब उसकी एक सिस्टर भी इस दुनिया में थी जिसका नाम शिन था। लेकिन शिन को देखकर लग रहा था कि वो मोमो को इतनी आसानी से एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। वेल, जैसे तैसे वो ये सारा कुछ दिल पर पत्थर रख के चुपचाप सह जाती है। खाने के लिए बैठी हुई थी जिनजाओ। आज तक उसकी पसंद नापसंद को याद रखता है और डम्पलिंग उसे किस तरह की पसंद थी मॉम के साथ मिलकर बना रहा था। वो उसे खुद खाना सर्व करता है और डम्पलिंग ज्यादा देता है। शिन पूछती है इसे ज्यादा क्यों मिली, तो वो कहता है शी इज अ गेस्ट। ये गेस्ट वाली बात सुनते ही उसके दिल में तो जैसे कोई छेद ही हो गया था। वो तो इनको फैमिली मान कर आई थी, लेकिन वो उसे गेस्ट मान रहा था। अब जिनजाओ का एक फ्रेंड आता है और वो उसके साथ डाउनस्टेयर्स कुछ बातें कर रहा था, जो कि थोड़ी बहुत मोमो ने भी सुन ली थी। और उसे कुछ ऐसा ही समझ आता है कि वो कोई ऐसा टास्क लेने वाला है, कोई ऐसा चैलेंज कि जिसमें उसकी जिंदगी को खतरा भी हो सकता है। अब मोमो उसे अपनी तरफ से एक गिफ्ट भी देती है। जिनजाओ बहुत कोल्डली वो एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी ओपनली बात नहीं कर रहा था। ना ही कोई पुरानी यादें, ना ही कोई कहानी, ना ही कोई खुशी। लेकिन हमें यहाँ पर यह बात पता चलती है कि वो उसके दिल में आज भी इसी तरह से बसती थी जैसे मोमो उसे चाहती थी, उसे अपनी फैमिली मानती थी। उसकी की चेन के ऊपर मोमो की ही नाम के मीनिंग्स इनग्रेव हुए थे। इसी तरह से उसके दिल पर भी। मोमो उसके साथ कुछ समय बिताने की खातिर रात को उसे लेट नाइट कहती कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या हम खाना खाने चले। वो उसे अपने साथ ले जाता है। ये एरिया स्लम्स के टाइप का था।
वो वहां से गुजरते जा रहे थे और एक बाइक की टक्कर लगने वाली थी कि वो मोमो को अपने पास पकड़कर करीब करता है और उसे बचा लेता है। पहले की बात और थी, लेकिन अब वो दोनों जानते थे कि हम रियल ब्रदर सिस्टर नहीं हैं। और फिर फाइनली वो लोग एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ फूड कोर्ट में वो उससे कहता है कि तुम चूज करो, तुम क्या खाना चाहोगी। और वो कहती है कि मैं बिजीएस्ट स्टॉल से कुछ लूंगी। और वो उसके लिए एक खाना ऑर्डर करता है। और मोमो हैरान थी कि वो वाकई उसकी पसंद का था। उसे आज तक एक एक डिटेल याद थी कि वो किस तरह का खाना खाना पसंद करती है। वो उससे कहता है कि रात को जल्दी सो जाना, कल मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, एयरपोर्ट से तुम वापस अपने घर चली जाना, तुम्हारी रिटर्न टिकट थी, मैंने देख लिया है, कल की फ्लाइट है। लेकिन वो कहती कि वो तो मैंने मम्मी से भागने के लिए माना था, लेकिन मैं आज ही वो टिकट कैंसिल कर रही हूँ। अब उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उससे बात करने की कोशिश करती है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी रही और तुम किस तरह के टास्क की बात कर रहे थे। ये सुनते ही जैसे उसे डिप्रेशन होने लगता है। वो तो सिगरेट निकाल रहा था, लेकिन फिर उसकी वजह से रुक जाता है और उससे कहता है कि ये सब बातें छोड़ो, अपने काम से काम रखो। इतने में उसका वही फ्रेंड सान लाई भी यहाँ पर पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि ये तो वही गाड़ी वाली गर्लफ्रेंड है ना, इसे तुम यहाँ ले आए हो, तुम्हें ये छोटी उम्र की लड़कियां पसंद है। लेकिन वो उससे कहता है कि शी इज माई सिस्टर। लेकिन वो कहने लगता है कि तुम लोगों की शक्लें बिल्कुल नहीं मिल रही और ना ही तुम लोगों के एक्सप्रेशंस। साफ पता चल रहा है ये तुम्हारी ब्लड रिलेटेड सिस्टर नहीं है। और फिर इसके साथ ही वो उसके मैच की भी बातें करने लगता है और साथ ही साथ उससे कहता है कि इस तरह से अगर तुम गर्ल्स के साथ हैंग आउट करोगे और स्नेकी ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। अब ये सुनते ही वो हैरान रह जाती है, कहती है स्नेकी कौन है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लेकिन बस इतने में स्नेकी के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। वो जिन साओ को ही तलाश कर रहे थे, उससे कुछ पैसे निकलवाने थे, उसे पकड़ते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो यहाँ पर मोमो का हाथ पकड़ता है, उनसे बहुत अच्छे से फाइट करता है, मोमो पर आंच भी नहीं आने देता और उसे भगाकर अपने साथ ले जाता है। मोमो ने इस तरह की रफ और टफ लाइफ कभी भी नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह से रेसिंग कार पे इतनी खतरनाक सी राइड करना। लेकिन फिर भी उसे तसल्ली थी क्योंकि जिन जाओ उसके साथ था। वो सोचती है कि मैंने बहुत कुछ सोचा था अपनी पहली मुलाकात के बारे में, लेकिन ये नहीं सोचा था कि हमारा रीयूनियन इस तरह का होगा। और इसके साथ ही उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। जब ये दोनों अलग हो रहे थे तो जिनजाओ ने उसे एक पेन दिया था और कहा था कि तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारी राइटिंग चेक करूंगा, आई होप तुमने इम्प्रूव किया होगा। और उसने बहुत मेहनत करी थी वाकई अपनी पढ़ाई में, सिर्फ इसलिए कि वो जिनजाओ से सर उठाकर मिल सके। उसने उसे बहुत सारे लेटर्स भी लिखे थे, लेकिन उसे किसी भी लेटर का कोई जवाब नहीं मिला था, इसलिए वो काफी निराश भी हो चुकी थी। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि बेचारा जिनजाओ बुरी तरह से फंसा जा चुका है। उसके डैड ड्रग थे और उनको किडनैप करना बहुत आसान था। किसी ने उनको पकड़ लिया था और उनको छोड़ने के बहाने वो उससे पैसे मांग रहे थे। उसके पास जितने भी थे वो उनको दे देता है और कहता है कि इनको छोड़ दो। लेकिन वो लड़की उससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी खातिर इतना महंगा मेकअप कराया, एक डिनर रेडी किया, इतने अच्छे कपड़े खरीदे, तुम होके मुझ पर एक नजर भी नहीं डालते। उस पर एक नजर डाल के कहता है कि क्या अब तुम खुश हो, अब मैं जा सकता हूँ। लेकिन उसका कहना था कि तुम अगर मेरे साथ टाइम बिताओगे, डिनर करोगे और अच्छा समय गुजारोगे तो ही मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को यहाँ से जाने दूंगी। लेकिन वो कहता है कि मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं, डैड को बेशक रख लो लेकिन मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। उसकी लाइफ में आज तक लगता है कि कोई लड़की नहीं आई थी क्योंकि उसके दिल पर किसी और का नाम लिखा था और ऑफ कोर्स वो मोमो का ही था। अब उसे नेक्स्ट डे घर पर पता चलता है कि वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता है। मामा कहने लगती है कि वो क्यों आएगा जब तक घर पर कोई काम नहीं होगा। ये सुनते ही उसके जहन में एक शैतानी आइडिया आता है। वो जाती है और वाटर हीटर तोड़ देती है ताकि किसी बहाने से जिनजाओ को घर पर बुला सके। लेकिन ये करते हुए उसे शिन ने भी देख लिया था और उसे समझ आ गई थी कि कुछ तो फिशी है उसकी दीदी की हरकतों में। अब वो बहुत खुश होती है क्योंकि इसी बहाने ही सही जिनजाओ घर आया था और उसने ये पाइप रिपेयर करने की कोशिश की थी। वो बड़ा होकर बहुत हैंडसम और माचो बना था। वो यही खड़ी उसे देख रही थी कि वो उससे पूछने लगता है कि क्या चेक कर रही हूँ, तो वो झूठ बोल देती है कि मैं तो धूप चेक कर रही हूँ। लेकिन बस मोमो की इन्हीं हरकतों की वजह से बेचारे का ठीक ठाक खर्चा भी हो गया था क्योंकि ये वाटर हीटर अब रिपेयर नहीं हो रहा था, उसे नया ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो बोलता है कि मुझे तो काम है, मैं तो अभी निकल रहा हूँ। और वो समझ जाती है कि अर्जेंट काम वही टास्क होगा जिसमें इसकी जान को खतरा था, तो वो भी ऐसा करती है कि एक टैक्सी पकड़ती है और उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। वो अजीब अजीब सी गलियों से और स्लम्स से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। ये जगह उसके लिए जान थी लेकिन फिर भी वो उसके पीछे पीछे थी। और फिर एंड टाइम पर वो मुड़कर उसे पकड़ लेता है और वो हंसने लगती है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी यहाँ पर विजिट के लिए आई हुई थी, टूरिज्म कर रही हूँ ना। वो उसे कुछ पैसे पकड़ाता है और कहता है कि शॉपिंग करो दिल खोल के, लेकिन अब मेरे पीछे ना आना।
और बस उसके बाद तो वो गायब ही हो गया था। पता नहीं कहाँ गया। मोमो तो देखती ही रह जाती है। यहाँ से गुजरते हुए रिक्शे में बैठा हुआ मोमो को उसका फ्रेंड सनलाइट नजर आता है। वो उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि इस टाइम पर जिनजाओ कहाँ होगा? वो कहने लगता है हाँ। तो वो कहती है मेरी उसके साथ अपॉइंटमेंट थी, उसने मुझे भी वहां पर बुलाया था। वो बोलता आर यू श्योर? तुम देखना चाहती हो ये सारा कुछ? और फिर वो उसे अपने साथ राइड देता हुआ वहीं पर ले जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि फाइटिंग पर अच्छी खासी बेट भी लगी हुई थी और जिससे उसकी फाइटिंग हो रही थी वो चैंपियन था और एक डेडली फाइटर। और कुछ लोग तो डरे हुए थे कि पता नहीं जिन जाओ जिंदा बचेगा भी कि नहीं इस फाइट के बाद। जिन जाओ के ऊपर जिसने बेट लगाई हुई थी वो तो बहुत ही स्पेशल पर्सन है, आप खुद भी देख सकते हैं। और यहाँ पर उसका नाम लिन है। उसे लगता था कि जिन जाओ हिस्ट्री चेंज करने वाला है, वो आज इस डेडली फाइटर को हरा के ही रहेगा। लेकिन जब वहां पर मैच स्टार्ट होता है तो जिन जाओ अच्छा तो परफॉर्म कर रहा था, लेकिन फिर भी उन दोनों का आमना सामना बिल्कुल टक्कर का था। जिन जाओ को काफी मार भी पड़ गई थी और पहला राउंड तो बराबर ही गया था। अब इतने में सनलाइट किसी तरह से रिश्वत देकर मोमो को अपने साथ अंदर एंट्री करा ही देता है। मोमो पूछती है कैसी जगह है और जिन जाओ कहाँ है, और जब उसे रिंग में देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि किसी तरह से मैच रोको, जिन जाओ की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, लेकिन इतने शोर में उसकी कौन सुनने वाला था। और फिर इसी बीच मैच में एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब जिन जाओ को बहुत मार पड़ती है और वो बहुत मुश्किल से अपने कदमों पर दोबारा खड़ा हुआ था। जैसे ही खड़ा होता है दोबारा से मार खा के नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर एक आवाज थी जो उसे जानी पहचानी लग रही थी इतनी ऑडियंस में से। वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने मोमो खड़ी हुई थी, जिसे देखते ही उसके अंदर जैसे एक नई जिंदगी, एक नई जान आ गई थी। वो मुड़ता है और अपने ओपोनेंट को इस तरह से पछाड़ता है कि जैसे हर कोई हैरान रह गया था। और उसके बाद उसने रिंग से बाहर छलांग लगा दी थी। वो भागता हुआ वहां से मोमो को हाथ पकड़कर ले जाता है, जैसे उस पर इस दुनिया का साया भी नहीं पड़ने देना चाहता हो। अब वो बाहर आते ही रोए जा रही थी और जिनजाओ से कह रही थी कि तुम्हारी जिंदगी इस तरह की क्यों हो गई, मैंने सोचा भी नहीं था, प्लीज ऐसा आईना दोबारा ना करना, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। और वो उसे अपने साथ कार में बिठाकर वहां से लेकर जा रहा था। और यहाँ पर मोमो ने खुलकर उससे दिल की हर बात कर दी थी कि शायद तुम्हारे लिए मैं सिर्फ बचपन की एक फ्रेंड हूँ, लेकिन मेरी नजर में तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। मेरी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमती है। मैं वहां से चाइना से सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हें तलाश करने के लिए आई हूँ। मैंने मॉम की नई जिंदगी को, उनके नए हस्बैंड को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। इतने लेटर्स लिखे तुम्हें, तुमने एक कभी जवाब नहीं दिया। वो उससे हर बात का जवाब मांगना चाहती थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश था। वो कहती है कि पुराने घर की बाहर की दीवार पर मैंने अपना नया एड्रेस भी लिखा था, अपना कॉन्टेक्ट इन्फो भी, कि शायद तुम मुझे तलाश करते हुए आओगे, लेकिन मैं हमेशा निराश ही रही। वो बोलती है कि शायद तुमने तो मेरा गिफ्ट खोलकर भी नहीं देखा, लेकिन मैंने तुम्हें एक फाउंटेन पेन दिया था, ये सोचकर के ये ग्लोरी का साइन है, लेकिन शायद अब ये तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। जब उससे कोई भी जवाब नहीं मिलता, डेड साइलेंस थी, तो वो उससे कहने लगती है तुम्हें एक और ट्रबल दूंगी, कल एयरपोर्ट पर मुझे छोड़ आना, मैं यहाँ से वापस जाना चाहती हूँ, फिर तुम्हें मुझसे बात ही नहीं करनी। तो इतने में उससे कहता है कि टाइटली बैठ जाओ। उसका कोई पीछा कर रहा था और उसे अपनी गाड़ी को उससे बचाना था। और बस उसकी बाजू में बैठी हुई मोमो रोए जा रही थी और वो अपनी गाड़ी भगाते हुए उनको डॉज किए जा रहा था। कि यहीं पर ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि उसने मोमो का गिफ्ट खोला था, बहुत प्यार से खोला था, और उसमें जो पेन था वो भी देखा था, और इसके साथ ही उसे बचपन की सारी यादें थी। लेकिन बस वो बेचारा मजबूर था। उसकी जिंदगी कोई नॉर्मल नहीं बल्कि खतरों की खिलाड़ी की रही थी। और इसके साथ ही ये पहला पार्ट यहाँ खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।